अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में शजरकारी मंसूबों की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का सिंध और केपी पर और साथ ही साथ वफाक पे भी हमें नजर आ रहा है कि इजहार बरहमी सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में नोटिस ले लिया गया है और नोटिस लेने के बाद तमाम तर तफसीलात तलब कर ली हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि माजरत के साथ केपीके के महकमा जंगलात का सारा अमला चोर है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि नथिया गली, मालम जब्बा और मरी समेत कहीं दरख्त नहीं नजर आते केपीके का बिलियन ट्री सुनामी आखिरकार किधर है। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद इंतजामिया बड़ी मगरूर है। इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए हैं। और चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा, यह भी इस्तफसार किया कि सेक्रेटरी माहौलियात के पीको को कि आप तो सीधा जेल भेज देना चाहिए है। कितने दरख्त कहाँ लगे हैं, तमाम तफसीलात तस्वीर समेत फराहम की जाएं, यह भी कहा। साथ ये भी कहा गया कि नारान कागान कचरा बन चुका है, झील के तरफ कोई दरख्त नहीं है, नथिया गली में दरख्त कट रहे हैं और पेशावर में तो मौजूद ही नहीं है। साथ ही साथ इस्लामाबाद से कराची तक जो दरिया हैं उनके किनारों पर कोई दरख्त नहीं लगा, इस पर भी बात की गई। और ये भी पूछा गया कि आगाह किया जाए मंसूबे पर अब तक कितने फंड्स खर्च किए हैं। अदालत ने वजारत मौसमियाती तब्दीली से सैटेलाइट तस्वीर भी मंगवाई। अदालत ने सिंध व पंजाब हुकूमत को तौहीन अदालत के नोटिस भी आज जारी कर दिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि सिंध वो वाहिद सूबा है जिसके मामलात और तरह से चलते हैं। सिंध में इंसानों का जीना मुश्किल है तो दरख्त कैसे रहेंगे। ये भी कहा गया कि सिंध में जितना भी फंड चला जाए लगता कुछ नहीं है। सेक्रेटरी जंगलात और इरिगेशन सिंध के लोग जेल जाएंगे और नौकरी से भी जाएंगे। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी जंगलात सिंध समेत अदालत में ना पेश होने वालों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। ये एक मामला है नाज़रीन जो कि आज चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस लिया मालम जब्बा वगैरह के हवाले से और इसके ऊपर बात की। लेकिन नाज़रीन, एक और दूसरा वाकया जो कि आज हमने देखा कि जी सिंध हाई कोर्ट में भी सामने आया और वहाँ पर भी जो है वो हवेलियाँ हादसा केस के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने पूछा कि खराबी के बावजूद जहाज कैसे उड़ाया, इसका जिम्मेदार कौन है। और साथ में अनफॉर्चुनेटली जो एक मंजरनामा सामने आया जिसमें नजर आया कि जी वो फ्लाइट पर भेजने वाले खासतौर पे कप्तान, उनकी शहीद कप्तान की वालदा जो है अदालत में रो रो कर इस्तफसार करी थी कि मेरे बेटे को जबरदस्ती फ्लाइट पर भेजा गया, वो शदीद दबाव में था, एक दिन में 3 जहाज उड़ा रहा था। सो नाज़रीन, एक तरफ तो ये सारी चीजें हैं, एक तरफ चीफ जस्टिस इस तरह की बात करते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का नोटिस ले रहा है, सिंध में इंसानों के जीना मुश्किल है तो दरख्त कैसे रहेंगे, ये इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर सिंध हाई कोर्ट वो अलग कह रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि कोर्ट्स उठा रही हैं। मुझे याद है माजी में वफाकी हुकूमत के इस वक्त जो लोग हैं मुंतखब नुमाइंदे जो कि आपके सामने बैठे होते हैं काबीना के अंदर, बल्कि उनमें से बहुत सारे तो मुंतखब भी नहीं है। खैर, इस वक्त तो काबीना कोई और ही लोग चला रहे हैं जो कि बार बार ये जिक्र किया जाता है। लेकिन मुझे याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग, और ख़ासतौर पर बिलखुसूस जो इस वक्त के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सदर हैं, यानी कि मैं अगर वज़ीर आज़म इमरान खान और डॉक्टर आरिफ अलवी की बात करूँ, ये वो सारे लोग हैं जो बार बार मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अपने स्टेटमेंट्स इस तरह के देते रहते थे कि जी जब तक आपकी हुकूमतें ठीक तरीके से गवर्नेंस नहीं करेंगी तब तक अदालतों को इंटरवीन करते रहना पड़ा करेगा। और आज हम वो देख रहे हैं कि 2 से ज़ायद अरसे का वक्त गुजर गया है, लेकिन इस वक्त भी मुल्क में चाहे वफाकी हुकूमत हो या फिर सूबाई हुकूमत हो, वफाकी मामलात हो या सूबाई मामलात हो, हम हर लिहाज से देखते हैं कि अदालतों को इंटरवीन करना चाहिए। हालांकि अदालतों को भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है सियासतदानों की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि अदालतें ही हैं जो कोई सवाल करती हैं या इस्तफसार करती हैं या दुखी अवाम के दिल का मदावा कर रही होती हैं और पूछ रही होती हैं कि आखिरकार ये बता दीजिए जो गवर्नेंस के मामलात हैं, जो हुकूमत को चलाने के मामलात हैं, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं, जो करप्शन के मामलात हैं, जो लोगों को अवाम को रिलीफ देना है वो मामलात हैं, वो क्यों नहीं हुकूमतें पूरा करी, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी क्यों सही तरीके से नहीं निभा रही। और आज भी ये दोनों केसेस और ये दोनों हेयरिंग इस चीज का सामने वाज़ेह सबूत है कि जी अदालतें ही हैं इस वक्त जो सिर्फ ये पूछ रही हैं। और मुझे
शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारी सूबाई और वफाकी हुकूमतों को कुछ एहसास होना चाहिए, कहीं तो वो पीडीएम के जलसों पर अपनी हुकूमत कर रहे हैं तो कहीं कोरोना पे अपनी हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन उस पे भी अनफॉर्चुनेटली एक पेज पर नजर नहीं आते। वेल, मूविंग टुवर्ड्स माय पैनल, मैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ जाऊंगी और इन सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स अदर एज वेल जिसके ऊपर मैंने बात करनी है, मैं उसका भी जिक्र अभी करती जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस करा दूं अपने मेहमानों को। मेरे पास सबसे पहले मौजूद हैं आगा मसूद साहब हैं, आप सीनियर तजज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, आपको खुशामदीद करती हूँ। बहुत शुक्रिया आगा मसूद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे हैं जी खालिद जावेद साहब हैं, आप कानूनी माहिर हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया खालिद जावेद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे मुबशिर मीर साहब हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं और सहाफ़ी हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया मुबशिर मीर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें अभी कुछ देर में सुहेल वड़ाइच साहब भी ज्वाइन करेंगे, मैं फिर उनकी तरफ भी जाऊँगी। सो जी, आगा मसूद साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आगा मसूद साहब, दिस इज़ द थिंग्स विच वी आर एक्चुअली वॉचिंग। आप ने मुझे याद है कि जिस तरह से बड़ी फ़राग दिली के साथ आप, उनका ताल्लुक उन लोगों में से आता है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बहुत फ़राग दिली के साथ सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मंशूर को सपोर्ट करते थे और बड़ी उम्मीदों में से थे। एक आप उन लोगों में से थे जो नए पाकिस्तान के क़याम के लिए बड़े पुरुमीद थे और ये समझते थे कि शायद कि नए पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो जो अवामी मसाइल हैं, देरीना बुनियादी मसाइल हैं, वो हल हो जाएंगे। क्या आगा मसूद साहब, आपके अपने नज़रिए में अभी भी वही ख्वाब और वही जो एक रोशनी की किरण है वही पिना है, या फिर आप देख रहे हैं कि नए पाकिस्तान में भी अब तक वही सब पुराना चल रहा है? रिजा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ और आपके इस प्रोग्राम में अपने ख़यालात का इज़हार करूँ। बात असल ये है कि आपने जो मेरे मुतालिक बात की है वो बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से और भी लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों ने ये महसूस किया था कि इमरान साहब जो हैं बातें कर रहे हैं, तब्दीली की बात कर रहे हैं नए पाकिस्तान की, तो हम भी उसमें थे। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो माजी की हुकूमत थी उसका आए दिन करप्शन, आए दिन जो है खुरा परवरी, तो उससे हम लोग बहुत तंग थे। फिर जॉब भी लोगों को नहीं मिल रही थी। तो हमने ये सोचा कि इमरान साहब जो हैं ये 22 साल की स्ट्रगल के बाद बताइए, ही इज़ ट्राइंग एक्चुअली टू कम टू द पावर, नेचुरली ही विल डू समथिंग पॉजिटिव, समथिंग टेंजिबल। लेकिन जब हम अब 2.5 साल हो गए और 2.5 साल में मैंने देखा है कि इमरान साहब तकरीरें तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जब वो गवर्नेंस की बात आती है तो गवर्नेंस बिल्कुल नज़र नहीं आती। और यही वजह है कि आप देखें कि मुख्तलिफ सूबे जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज से अपना काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये कि चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से सुमोटो लिया है और दरख्तों के सिलसिले में उनके जो फरमान है, जो उनके ख़यालात हैं, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। उनका ये जुमला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सिंध में आदमी जो है वो बेचारे मर रहे हैं तो दरख्तों की बात कहाँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि देखिए कि अगर वफाकी हुकूमत ने अपना वो जज्बा, वो जोश, वो उनके जो जमालियाती तकाज़े हैं अगर उन्होंने पूरे नहीं किए तो यकीनी तौर पर कि पाकिस्तान में तो बड़े सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि देखिए डिक्लाइन तो है और इतना बड़ा डिक्लाइन है कि अब लोगों को नज़र आ रहा है। अगर बिलफर्ज ये कि अगर मैं भी बात करूं तो मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो पीडीएम के लोग हैं, लेकिन मैं उसका दूसरा रुख भी पेश करना चाहता हूं। मैं ये करना चाहता हूं कि देखिए कि अब भी वक्त है। लोगों ने ये कहा कि 2.5 साल तो गुजर गए, 2.5 साल में हो सकता है कि इनको इतना तजुर्बा ना हो, इनकम्पिटेंट लोग थे, इनकम्पिटेंट लोग इनके साथ शामिल थे। लेकिन अब जो 2.5 साल का तजुर्बा उनको मिला है, ब्यूरोक्रेसी को भी समझ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करती है, क्योंकि सारा नज़्म नस्क जो है ब्यूरोक्रेसी चलाती है, उसी को अहकाम दिए जाते हैं। तो मैं अब ये महसूस कर रहा हूँ कि ये इमरान साहब जो है ना, ही इज़ नॉट लर्न ए लेसन। यानी 2.5 साल गुजरने के बाद भी उनको कोई मतलब जो जिस तरीके से फ़हम नज़र आता है या उनको कोई समझ नज़र आती, वो नज़र नहीं आ रही। देखिए तकरीरों से जो है लोगों के पेट नहीं भरते। तकरीरों से मतलब ये कि लोगों के जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते। तकरीरों से जो जिस किस्म की धुन छा गई है पाकिस्तान के अंदर वो हटती नहीं है। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो आपने अपने तमहीद में या अपने तारुफ में जो बात की है वो इतनी उम्दा है कि मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जनाब हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बहुत हसास आदमी हैं और वो समझ रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान का ये जो गवर्नेंस है ये किस तरफ जा रहा है, किस तरीके से मतलब ये कि एक तसादुम की सूरत अख्तियार कर लेगा। और आप यकीन करें कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी खिंचाव है, एक अंदरूनी जो तसादुम नज़र आ रहा है हम लोगों को, वो तसादुम जो है वो पाकिस्तान की अपनी सालमियत के लिहाज से भी मुनासिब नहीं है। क्योंकि देखिए जब आप एक ऐसे माशरे में जहाँ पर तालीम का तनासुब ना हो, जहाँ पे लोग तालीम से उनको दानिस्ता तौर पे महरूम रखा गया हो, जब उनको इस किस्म की बातें जलसों में बताई जाएंगी, नफ़रतें फैलाई जाएंगी और उनके जहनों को बम्बार्ड किया जाएगा ऐसे ऐसे जुमलों से,
तो आप मुझे बताइए कि फिर पाकिस्तान में रुख क्या होगा, सियासत का रुख क्या होगा, तहजीब का रुख क्या होगा, तमद्दुन का रुख क्या होगा। तो मुझे जो बड़ी अफसोस की बात होती है कि जब चीफ जस्टिस साहब ये बात करते हैं, देखिए चीफ जस्टिस साहब जो हैं या हमारी जो अदलिया है वो इंटरप्रेट करती है कवानीन को, कानून को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करना जाए, कैसे माशरे में उसका इतलाक़ हो। लेकिन जब ये इतलाक़ ही नज़र नहीं आता है, जब इसके सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं होती, तो फिर ज़ाहिर है कि वो चाहे दरख्तों की बात हो, चाहे सिंध में करप्शन की बात हो, तो आप यकीन करें कि ये इससे जो है ना मुल्क जो है ना उसके अंदर एक जो उसकी सालमियत है, उसके जो इस्तेहकाम है मुल्क का, वो ख़तरे में पड़ रहा है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स खालिद जावेद साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आप माहिर कानून हैं और बतौर कानूनदान मैं आपसे सबसे पहले तो मुझे इसमें भी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी गुड। ये हमें बहुत अच्छी एक रीत नज़र आती है कि जी मुल्क में जब गवर्नेंस का मामला कहीं और इनकॉम्पिटेंसी का मामला कहीं होता है या कोई नाइंसाफ़ी होती है या कहीं कोई जुल्म होता है, तो उस वक्त हमारी कोर्ट्स बहुत एक्टिव हो जाती हैं। चीफ जस्टिस को ये इख्तियार हासिल है कि जी वो सुमोटो नोटिस ले सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी पावर होता है पूरे मुल्क के अंदर। और लोग जब वो सुमोटो लेते हैं तो लोग उनकी तरफ देखते हैं, लोग उनकी तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ देखते हैं। लोगों में एक जो है एक मैंने जैसे कि आगाज़ में भी कहा कि एक रोशनी की किरण पैदा हो जाती है, कि उम्मीद की किरण पैदा हो जाती है कि जी शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा या शायद इसका कोई नतीजा ऐसा आ जाएगा कि शायद कोई तब्दीली आ जाएगी बहुत बड़ी। लेकिन हम ये भी देखते हैं एट द सेम टाइम कि मोर देन 2 मिलियन केसेस आर पेंडिंग इन पाकिस्तानी कोर्ट्स, जिसकी वजह से एक नया झगड़ा है जो कि हमारे सियासतदान, जो हमारे दीगर मैं कहूँगी कि मुबस्सिरीन और दूसरे जो तज्ज़ियाकार हैं वो यहाँ भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो लिया कि सुनामी बिलियन ट्री कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है, एंड दैट शुड हैज़ टू बी टेकन अप। तो आप किस तरह से समझ रहे हैं इसको कि एक तरफ तो ये सही है कि लिया है नोटिस, ठीक है, लेकिन हम अदालतों से भी जो उम्मीदें कर रहे हैं, उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वो अदालतें भी तो अपना उस तरीके से जल्दी काम क्यों नहीं कर रही? शुक्रिया रिदा, आपने एक ही सांस में बहुत सारे सवाल कर दिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे मुल्क के आइन के मुताबिक जो 3 अदारे हैं, मुकन्नना, एग्जेक्टिव और अदलिया, उन तीनों की अपनी अपनी हदूद का तयन आइन में किया गया है। एग्जेक्टिव को ये अख्तियार है कि वो हुकूमत के बाहर चलाने के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए पॉलिसियाँ मुरतब करे, ये उसका हक है। एग्जेक्टिव का ये हक है कि उन पॉलिसीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन को भी देखे और इम्प्लीमेंट करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पॉलिसियों पे अमल नहीं होता, आवाम की बेहतरी के लिए इक़दामात नहीं उठाए जाते, आवाम के जो तकलीफ़देह मसाइल हैं उनको हल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अदलिया को इंटरवीन करना पड़ता है। नॉर्मली इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता कि कोई एक अदारा दूसरे के इख्तियारात में किसी सूरत में इंटरवीन करे, लेकिन यहाँ हालात इस तरह के हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात अदलिया को इंटरवीन करना पड़ता है। अब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के जो या सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत, वो बहुत रेयर केस में इस्तेमाल होने चाहिए। बहसियत हमारे एडवोकेट के या बार एसोसिएशन के, हमारा ये मौक़िफ़ ये है कि इस आर्टिकल का बेदरेग इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, रेयर केस में होना चाहिए। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि काम इस तरह के करती हैं, चाहे ये हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, कि अदलिया को मजबूरन इंटरवीन करना पड़ता है। अब जहाँ तक ये इशू जो है इस वक्त जो बिलियन ट्री का इशू है, मैं आज देख रहा था ये पेपर्स कि जो जिम्मेदारियों का तयन किया गया है या किया जा रहा है कि हु इज़ एट फॉल्ट, उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर निचले तबके के मुलाजमीन हैं, ग्रेड 5 के, ग्रेड 8 के, ग्रेड 10 के, ग्रेड 12 के, ग्रेड 15 के, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है। कुछ को डिपार्टमेंट ने सज़ा दी है, वो ये दी है कि उनके 2 इंक्रीमेंट रोक दिए हैं, किसी को कंपलसरी रिटायर कर दिया है, किसी के लिए ये कमेटी ने तय किया है कि इससे इतने रुपए रिकवर किए जाएं।
अब वो जितनी जितनी जिसको जिसको उन्होंने सजा दी है वो सारे सर्विस ट्रिब्यूनल में चले गए हैं, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि उनमें से बेशतर जो हैं वो शायद अदलिया उनके हक में फैसला इस बुनियाद पे दे दे कि वो जो प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किया होगा उनको सज़ा देने का, उसमें लाजमन कोई ना कोई उन्होंने खामियां छोड़ी होंगी, जिसकी वजह से अदालत के सामने जब कानून और वाक़यात और एविडेंस आएगी तो अदलिया जो है उन ऑर्डर्स को हो सकता है सेट असाइड कर दे। तो गोया जो पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई का जो पैसा है, जो गवर्नमेंट का जो पैसा नहीं है, वो अवाम का पैसा है, वो खुर्द बुर्द हो गया, और ये लेम एक्सक्यूज आई वाश के तौर पे चंद लोगों को सज़ा दे रहे हैं। बाकी वो पैसा जो जाना था वो गया, ना कहीं ट्री लगा है, ना वो ट्री ने कोई नशो नुमा की है। 2014-2018 के वाक़यात हैं कि जनाब इतने बिलियन ट्री लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरन ये चीज़ टेकअप की है कि भाई बताओ वो मिलियन ट्रीज बिलियन ट्रीज कहाँ हैं और वो पैसा कहाँ गया। और गवर्नमेंट के पास सेक्रेटरी जो आज अब जो पेश हुआ है उसके पास कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं था। उन्होंने बिल्कुल हवा में तीर चलाए हैं, आएँ बाएँ शाएँ की हैं। मैं कहता हूँ कि जो ज़िम्मेदारान हैं वो ऊपर वालों से लेके फिर नीचे आना चाहिए। यहाँ मामला ये है कि जो छोटे दर्जे के जो मुलाजमीन हैं उनको स्केपगोट बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जो मुतलका मिनिस्टर है ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई है, जो सेक्रेटरीज हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, जो ठेकेदार हैं जिनको ठेका दिया गया, जिनको ये काम सौंपा गया, जिनको मिलियन और बिलियन रुपए दिए गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। और ये नहायत अफसोसनाक सूरत हाल है। तो खालिद जावेद साहब एक इसको थोड़ा सा जल्दी से रैप अप करिएगा 10 to 15 सेकंड में, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है। मुबश्शिर मीर साहब के जवाब के बाद मुझे ये बताएं कि भाई तो इस पे अभी क्या हो सकता है। क्या अब अभी आप खुद ही बता रहे हैं कि हो सकता है अदालतें तो जी चूंकि नाकाफी सबूत होंगे और नाकाफी उसमें कुछ खलल होंगे और चीज़ें खला होगा, यानी कि जाहिर सी बात है, और सारी चीज़ें होंगी तो वो उनको सेटिसाइड कर दे। तो फिर क्या अवाम क्या करे, मतलब किधर जाए, किधर जाके अपना सर फोड़े? मैं समझता हूँ नैब ने ऑलरेडी ये मैटर टेकअप किया हुआ है। नैब ने इंक्वायरी की है। तो आपको पता है नैब तो ऑपोजिशन सबको लेके बैठा हुआ है, कोई उसमें खातिर खा रिजल्ट नहीं है। नैब ने ऑलरेडी ये इशू टेकअप किया हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको कोई अदालती कमीशन बनना चाहिए हाई लेवल का। कमीशंस तो आपको पता है वो तो सिर्फ फाइलों की नजर हो जाते हैं। बेशक नहीं, हाई लेवल का हाई कोर्ट जज की सरबराही में ये एक कमीशन बनना चाहिए ताकि ये पता चले कि ये पैसे की खुर्द बुर्द में कौन जिम्मेदार हैं, और उसके बाद मैटर नैब के हवाले किया जाए, नैब इन्वेस्टिगेशन करे। सिर्फ इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा, अभी इंक्वायरी की स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन करे और फिर वो रेफरेंस फाइल करे। ओके, देन रेफरेंस मस्ट बी फाइल। मुबश्शिर मीर साहब आप बताएं, मैं तो तंग आ गई ये नैब, अदालत और ये हुकूमतें और ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरियां, JITs, ये सब देख देख के, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा और मेरी आवाम को भी ये समझ नहीं आ रहा। और वो हमसे सवाल करते हैं जब हम बाहर कहीं पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, जब कहीं कोई सेशन अटेंड करते हैं, उनका एक स्ट्रेट अवे आप लोगों का ये सवाल होता है कि आप ये बताएं, आप लोग इतने बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, बैठ के रोजाना की बुनियाद पे इंकिशाफात करते हैं नए नए कि आज ऐसे हो गया, आज वैसे हो गया, लेकिन उसका नतीजा क्यों नहीं आता? अदालतें सुमो नोटिस भी ले रही हैं, नैब भी इंटरवीन कर रहा है, वफाकी हुकूमत के भी बोल बड़े बड़े दावे हैं, यानी कि तो चले अब वो लोग पूछते हैं कि भाई आप ये बताएं कि लोग इसका नतीजा क्यों नहीं आ रहा है इस मुल्क में कोई भी। बहुत शुक्रिया रिदा। आपको कुछ समझ आ रहा है? मैं जो आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि हम प्रिंसिपल्स पे बात करें ना, तो देखें इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है, जिसमें 2 पार्लियामेंट जो हैं वो फेडरल में है, सेनेट और कौमी असम्बली, और एक उसका पार्ट जो है सदर ममलकत है कि कोई भी मसला होगा ना उसको हल करने के लिए सदर ममलकत को एक्टिव होना चाहिए। अभी तक हमने देखा है कि गुज़श्ता ये 2008 से मैं देख रहा हूँ सदर यानी कि जरदारी साहब अपने मामलात में कहीं एक्टिव थे, बहुत एक्टिव थे, कहीं आपने बहुत ज्यादा एक्टिव थे, बल्कि उस वक्त लगता था कि मुल्क में जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सदर है, ठीक है उसके, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। आपने बहुत कंजूसी से काम लिया। अच्छा, मैं उसको अच्छा खुल के कह दे, बहुत एक्टिव थे। अच्छा, इसी तरह परवेज मुशर्रफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ज्यादा थे, लेकिन उनके दोनों प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनका, लेकिन नवाज शरीफ साहब के दौर में
اور پھر اس کے بعد ابھی کا دور ہم نے دیکھا ہے کہ صدر مملکت جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں کیا ہے. بات کر رہے ہیں, وہاں کچھ پرسوں بھی تو نہیں میرے پروگرام میں جی انہوں نے جو بھی کہا ہوگا ہم بھی ان سے ملے تھے, لیکن جو ایک ان کا رول ہے نا وہ اس کو ایکسرسائز نہیں کر رہے. اسی پہ کہہ رہے تھے کہ جب میں آیا تو 9,000 10,000 کم سے کم کیسز جو ہے وہ فائلز دیکھی جا رہی ہوتی تھی اور آتی تھی ٹیبلز پہ. اب انہوں نے کہا ڈبل کیسز ہو گئے. وہ جو آپ کو یاد ہوگا ایک وائرل ان کی ہوئی تھی پکچر, اس پہ پرٹیکولرلی میں نے یہ سوال کیا تھا پرسوں کہ آپ کی ٹیبل پہ اتنی فائلیں رکھی ہوئی تھی, تو ان کا وہ محتسبین کی ہی فائلز تھیں اور وہ وہی فائلز ہیں جو سارے ان کے پاس کیسز آ رہے ہیں بینگ پریزیڈنٹ, جن کے اوپر انہوں نے حل کر کے روزانہ بھیجنا ہے. انہوں نے نہیں وہ ٹھیک ہے, 15-20 ہزار روزانہ کی دیکھیں ہم نے ان کو صدر مملکت بنایا ہے کہ کوئی وہ نہیں بنایا, سپرنٹینڈنٹ نہیں بنایا کسی آفس کا. صدر مملکت کا رول جو ہے اس سے بڑا رول ہے. دیکھیں جیسے یہ ابھی سپریم کورٹ کی بات آپ کر رہی ہیں یا آپ کر رہی ہیں اپوزیشن کی بات کر رہی ہیں, اگر اپوزیشن اور حکومت آپس میں لڑ رہی ہے تو صدر مملکت کا ایک جو آفس ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دونوں کو بٹھا کے بات کرے. مجھے آپ بتائیں کہ ریگریٹ کر دیا انہوں نے کہا اپوزیشن سے کیا, میں نے جب ان سے سوال کیا کہ کرونا پہ پرٹیکولرلی کیا اپوزیشن ڈائلاگ ہونا ہے, ان کا ڈائلاگ کی کیا ضرورت ہے, آپ کو نہیں پتا کرونا ہے, مجھے نہیں پتا کرونا ہے, نہیں سب کو نہیں پتا. دیکھیں اپوزیشن کے لیے دروازہ صدر کا کھلا رہنا چاہیے. وہ آرمی چیف کے پاس, دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس گئی ہے, کیوں گئی ہے اور آرمی چیف نے ان کو کیوں ویلکم کیا ہے. آرمی چیف کو بھی منع کرنا چاہیے تھا کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا, آپ کو صدر مملکت سے بات کرنی چاہیے. تو صدر مملکت کا آفس ہم نے جو ہے بھٹو صاحب کے دور میں بھی, بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی, نواز شریف کے دور میں, صدر مملکت کا آفس ہم فضول کر دیتے ہیں, اس کو بالکل ڈیفیوز کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پارلیمانی نظام کے اندر جو پارلیمانی نظام کی آپ کو فروٹس اگر چاہیے نا تو آپ کی اسمبلیوں کی کمیٹیاں ایکٹیو ہونی چاہیے. یہ جو سوال عدلیہ اٹھا رہی ہے خیبر پختونخوا کے بلین ٹری کا, خیبر پختونخوا میں جو جنگلات کی کمیٹی ہے اس نے کیوں نہیں اٹھایا؟ سندھ کے اندر اگر پرابلم ہے تو سندھ کے جو کمیٹی ہے وہ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ نمبر 2, ابھی پی آئی اے کا آپ نے بات کی, میں کہنا نہیں چاہ رہی کہاں سن لیں کہاں سوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہاں سوئی ہوئی ہے. اچھا تو جو اب پی آئی اے کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ رو رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو پی آئی اے کا میں آپ کو بتاؤں سینٹ کی کمیٹی کا چیئرمین کون ہے پی آئی اے ایوییشن کا؟ جی کون ہے؟ ہاں وہ سب کو پتا ہے کہ کون ہے, اس لیے میں نہیں بولا چاہ رہی تھا, میں بار بار کہہ رہی ہوں. وہ مسلم لیگ نون کے اہم ترین رہنما ہیں. بالکل جی ٹھیک ہے نا, لیکن وہ اپوزیشن اس طرح سے اپوزیشن نہیں چاہتی بھی نہیں ہے, پیچھے عوام کے لیے نہیں کر رہی, وہ اپنے مفادات کے لیے کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک میں نے اس پہ لکھا تھا کہ اپوزیشن کا ہی بندہ جو ہے وہ کمیٹی کا سربراہ ہے. بالکل, اور ہوتا بھی یہی ہے کہ کمیٹیز کے سربراہان اپوزیشن والے ہی ہوتے ہیں نہیں, وہ آپس میں ایک زیادہ تر میں نے کہا طے ہوتا ہے کہ مثلا کتنے ہیں, لیکن پرٹیکولرلی جو سینٹ کی ایوییشن کمیٹی ہے اس کے سربراہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے. انہوں نے آج تک پی آئی اے کے کسی بندے کو بلا کے پوچھا کہ یہ حادثہ کیسے ہوا تھا؟ چیئرمین پی آئی اے کو بلایا, سی او, جو اپوزیشن جو ہے وہ جلسہ تو کر رہی ہے, لیکن دیکھیں جب تک وہ نہیں ہوگا, لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ میں اس میں ایک منٹ میں آپ سے لوں گی اسی پہ کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا, اس کا جواب میں آپ سے بریک کے بعد آ کے لے رہی ہوں. مجھے ایک شارٹ کمرشل بریک کے لیے بہت دیر سے کہا جا رہا ہے. وی آر موونگ ٹوورڈ دی شارٹ کمرشل بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر. ویلکم بیک ناظرین. اچھا میں دوسری طرف حویلیاں حادثہ کے اوپر بھی میں تھوڑا بات کروں گی, لیکن وشیم میر صاحب مجھے میرے پاس 30 سیکنڈ میں آپ ریپ اپ کر دیں جو آپ بات کر رہے تھے اپنی. جی میں اس میں کیونکہ جو میں نے بات کی ہے اس کی وجہ یہ ہے ردا کہ یہ جو سیاست میں جو فیملیز کا کانسیپٹ ہے, یہ جو موروثیت ہے نا, یہ ہے پرابلم, اور یہ صرف سینٹر لیول پہ نہیں ہے, تھرو آؤٹ دا کنٹری ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں بنی ہوئی ہیں نا پاکستان میں, یہ گجرانوالا کی ایک ریاست ہے, یہ گجرات کی ریاست ہے, یہ چکوال کی ریاست ہے, یہ لاڑکانہ کی ریاست ہے, انہوں نے ہمارا پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے. یہ اپنے علاقے میں اپنی مرضی کی حکومتیں چاہتے ہیں. یہ جو ابھی سسٹم ہے نا, یہ پاکستان کی سلوشن کبھی بھی نہیں دے گا آپ کو, بے شک عدلیہ جو مرضی کر لے. اس سسٹم کو آپ کو جو ہے نا بالکل یہ ابسولیٹ ہو گیا ہے, گڑ سڑ گیا ہے, اس کو چینج کرنا پڑے گا. اور آپ کو جب تک آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم ایک طاقتور جو 2002 کا سسٹم تھا اس میں تھوڑی سی ترامیم کے ساتھ جب تک وہ نہیں لائیں گے, پاکستان میں بہتری کا کبھی بھی امکان پیدا نہیں ہوگا. وہی ہے جو آپ کو گراؤنڈ سے وہ کرتا کیا ہے سسٹم, وہ آپ کو گراؤنڈ پہ پیسہ آتا ہے, فائنانس جو ہے وہ نیچے تک جاتا ہے, جو آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ نیچے سے ابھرتی ہے. اور یہ خاندان جو ہیں اسی سے خوف زدہ ہیں کہ یہ لیڈرشپ جو ہے ہر ڈسٹرکٹ سے نئی لیڈرشپ آ جائے گی.
ठीक। और ये खानदानों के लिए जो है ना वो सूटेबल नहीं है। ठीक। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ही आए, हमारे ही वो बेटे आए, हमारी ही बेटियां आए, हमारी बहुएं आए। ये सारा मैस क्रिएट की हुआ है। इससे इसका ये सोल्यूशन पाकिस्तान का आप सुप्रीम कोर्ट में जाके मत्था मार ले, वहां से नहीं मिलेगा। जीएचक्यू भी इसका सोल्यूशन नहीं दे सकता और कोई ब्यूरोक्रेट भी नहीं दे सकता। सारे जो हैं वो ये पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम है, बिल्कुल कॉलोनियल बुनियाद पे चल रहा है पाकिस्तान। सही है। मैं आगा मसूद साहब आपकी तरफ आऊंगी। मुझे बताइएगा, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में भी हवेलियां तैयारा हादसा केस की तहकीकात के ऊपर बात हुई है, जिसमें अदालत ने पीआईए और सिविल एविएशन हुकाम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप लोगों ने खराबी थी, उसके बावजूद जहाज उड़ाया, कैसे इसके जिम्मेदार कौन है। और आप ये देखें कि वरना हमेशा हमारे पायलट्स पे ही इल्जाम लगा दिया जाता था कि जी पायलट की गलती है, ह्यूमन एरर है, इस वजह से जहाज गिर गया है। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एटीआर तैयारों को तो हमारे यहाँ बड़ा खौफ की अलामत समझा जाता है ऑलरेडी, कि जब कहीं जाना हो ATR तो नहीं तो पूछा जा रहा होता है कि जी ये क्या जो छोटा जहाज है, छोटा तो नहीं है, छोटा जहाज तो नहीं है, एटीआर तो नहीं है, उससे खौफ है ऑलरेडी कि जी वो गिर जाता है। ठीक है। और इसमें जो बात हुई है, इसमें बार बार आज दौरान समात ये बात की गई है कि भाई लोग रकम खर्च करते हैं, टिकट खरीदते हैं, अगर महफूज नहीं है लोग तो फिर क्या फायदा है। लोग अपनी जान जोखिम में तो नहीं डालना चाहते ना कि भाई वो बाय एयर अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जी वो अपने बस आखिरी कुल पढ़ के जो है वो चलें कि जी बस अब पता नहीं कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होगा। ठीक है। तो कौन जिम्मेदार है और क्या लगता है, क्योंकि देखिए ना आज पीआईए हुकाम में तो अदालत को बताया कि मुमकिन हादसा से बचने के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है और ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और मैं जिसमें कहा कि बड़ा अफसोस दर्दनाक मंजर था कि जब वो शहीद कैप्टन की वालदा भी अदालत में रो रही थी कि जी ज़बरदस्ती भेजा और इन लोगों ने मार दिया मेरे बेटे को। तो ये सारी चीज़ें हैं। अदालत ने सिविल एविएशन हुकाम को ये भी हिदायत की है कि हादसे से मुतालिक एक एक चीज़ बताएं, जहाज़ों को कैसे चेक करके देते हैं इजाज़त, एटीआर सारे महफूज बनाने के लिए बात की है, जो मैं बार बार बात कर रही हूँ। और हमने ये देखा था कि ये 7 दिसंबर 2016 को ये चित्राल से इस्लामाबाद ये एटीआर ही तैयारा था पीआईए का, जो गिरा था हवेलियां के करीब, जिसमें मारूफो मकबूल नाथख्वां भी थे, मुबल्लिग जुनैद जमशेद साहब भी थे। अच्छा, मैं आपसे इसका जवाब ले रही हूँ। आगा मसूद साहब, आपकी इजाज़त से मुझे ज्वाइन कराया अब्दुल्ला हफीज़ साहब ने, जो कि स्पोक पर्सन है पीआईए के। मैं ज़रा उनसे भी बात कर लूँ आज इस सारे मामले पे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज़ साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला हफीज़ साहब, दो के हम जानते हैं कि आज ये सिंध हाई कोर्ट में हवेलियां तैयारा हादसे की तहकीकात की समाअत हुई और सारे मामला चल रहे हैं। सिविल एविएशन और पीआईए पर के हुकाम पर बरहमी का भी इजहार किया गया है जज ने। अब मैं उसमें तो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि जाहिर सी एक सब जुडिस मैटर होता है कोर्ट का, लेकिन आई वांटेड टू नो कि ये पहले तो हम ये देखते थे कि सिर्फ पायलट्स के ऊपर या ह्यूमन एरर कह के जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ उठा लिया जाता था, लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि मामला डिफरेंट है। तैयारे में बताया जा रहा है कि टेक्निकल वजूहात थी। तो ये जो लोगों का डर और खौफ हो गया है अब बहुत ज़्यादा कि जी बायर कैसे ट्रेवल करें और क्या करें, उसके लिए क्या कर रहा है पीआईए, किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो सवाल आपने अभी उठाया यही आज कमरा अदालत के अंदर भी पीआईए हुकाम से पूछा गया कि आप ये बताइए कि जो हादसा हुआ चले हुआ उसकी जो भी वजूहात, जो भी अवामिल थे वो अपनी जगह के ऊपर है, वो रिपोर्ट में किया है, लेकिन उसके बाद फ्यूचर के तौर के ऊपर लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए वो कौन से इकदाम है जो कि पीआईए या पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी इस सिलसिले में उठा रही है। यहाँ पे मैं एक चीज जो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, और वही चीज आज कमरा अदालत में पीआईए हुकाम जो हमारे टेक्निकल टीम के लोग वहाँ पे गए थे, उन्होंने ये चीज बताई कि देखें ये एक वाकया था, ये वाकया हुआ, इस वाकये के अंदर बहुत सारे अवामिल थे, जिसमें एक सबसे बड़ा अमल या तो एलिमेंट आप उसको ये कह सकते हैं कि ये पहली दफा ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि आज से पहले इस तरह का एक सीक्वेंस के अंदर सिस्टम फेल कर जाना या उनके बैकअप सिस्टम्स के ऊपर काम ना उनका करना हुआ, जो कि इससे पहले कमर्शियल एविएशन की हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो दिस वाज अ वेरी यूनिक इवेंट। अच्छा, अब हैविंग सेड दैट, उससे अब ये तो नहीं है कि जी एक हो गया और आप सब कुछ एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर डाल के आप अलहदा हो जाए। उसको फौरन से बाद उसके ऊपर क्या लर्निंग्स हैं उनको ऊपर अमल करते हुए वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि लिए गए हैं कि जिसकी वजह से सफर जो है वो महफूज हो गया। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि देखिए जैसे ही वाकया हुआ था दिसंबर 2016 में, जी फौरन से 4 साल होने वाले जी फौरन से पहले जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, जिसमें जहाज के लिए एटीआर कंपनी और इंजन के लिए प्रैट एंड व्हिटनी कंपनी, उन दोनों के माहिरीन
पाकिस्तान आए थे और वो PI इंजीनियरिंग के साथ को 1.5 से 2 महीना उन्होंने रहे और हमारे तमाम मेंटेनेंस के रिजीम प्रोसीजर्स और उनकी कैपेबिलिटी को उन्होंने जज किया। उसमें ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारी इंप्रूवमेंट की भी हमें सजेशंस की, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी मेजर ऑब्जर्वेशन नहीं निकाली कि PI कहीं पे लैग कर रही थी। हाँ, ये जरूर है कि एक सर्विस बुलेटिन, एक टेक्निकल लफ्ज में आपको बता रहा हूँ कि होता है कि आपने इतने घंटों के बाद, इतने हिसाब के बाद ये वाले पुर्जे या उन पुर्जों के ये वाले कंपोनेंट आपने चेंज करने होते हैं। अब्दुल्ला उनके हफीज ऊपर साहब, sorry criticality to level cut होता you है in कि आपने between. हर सब में चेंज करना अब्दुल्ला है। वो हफीज उन्होंने साहब, कुछ recommendations दी। अब्दुल्ला हफीज साहब, अब सॉरी वो टू लीजिए। कट यू इन बिटवीन, कतई कलामी माफ़ी, लेकिन बहुत दुख और अफसोस के साथ मैं सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड आपसे पूछना चाहूँगी कि देखिए 4 साल पहले एक जहाज़ गिरता है और अभी हमने देखा रिसेंटली भी इन 4 सालों के अंदर दोबारा एक जहाज़ का गिरना, जो अभी रिसेंटली भी जो जहाज़ गिरा था PIA वो का। भी PIA का ही था। तो ये आप कह रहे हैं कि उसके बाद हम बहुत और ज़्यादा, जाहिर सी बात है आप लोग हुए भी होंगे बहुत ज़्यादा जो है मज़ीद कंसर्न के जी किस चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके जाना है, लेकिन आप नहीं देख रहे कि ये हमें मज़ीद और आगे चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें ना अभी भी रिसेंटली भी गिरा जहाज़ और ये 4 साल पहले के दरमियान 4 साल के अंदर यानी कि 2 जहाज़ गिर गए PIA के। सो आप लोग और क्या सोच रहे हैं अब कि आगे किस तरह इसको बेहतर करेंगे कि आगे इस तरह का कोई भी वाक़या अफसोसनाक पेश ना आए? देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर आप ऑन द फेस वैल्यू देखें कि 4 साल में 2 हादसा जो हैं वो बहुत एक सीरियस चीज नजर आती है, लेकिन ये चीज़ भी आपको साथ कंसिडर करनी चाहिए, ये करनी पड़ेगी। ये यकसर दोनों मुख्तलिफ वाक़यात हैं और दोनों के पीछे डिफरेंट अवामिल हैं जो कि कार फरमा हुए। टेक्निकल हाली ATR वाला हादसा जो है वो सरासर तहकीकी नोयत का था और उसकी अब तहकीकाती रिपोर्ट अब आपके सामने कंप्लीट होकर सामने आ गई है, जिसके ऊपर क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया है कि ये किस वजह से हुआ। 8303 जो बदकिस्मत हादसा था जो कि मई 2020 को हुआ, उसकी अभी भी तहकीकाती रिपोर्ट अभी जारी है और उसके ऊपर भी है। लेकिन आप अगर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के हिसाब से भी देखें तो आपको ये बहुत 2 डिफरेंट इंसिडेंट्स नजर आते हैं। हैविंग सेड दैट, ये बात बिल्कुल आपकी अपनी जगह के ऊपर ठीक है कि सेफ्टी के ऊपर जो है वो हमें और जो हमने तवज्जो इस दफा दी है, इस दफा से मुराद ये है कि इन चीजों से समझ के सेफ्टी के ऊपर हमने जो है बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और हमने जिसका आज जिक्र किया गया अदालत के अंदर भी कि GPI ने रिसेंटली एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एक रिस्क असेसमेंट का सिस्टम होता है वो एक्वायर किया बोइंग और एयरबस के साथ मिलकर। तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को बतदरीज बेहतर करते जा रहे हैं और जो हमारे सेफ्टी के मामलात हैं वो किसी भी बैन अवी कंपनी के साथ बिल्कुल आप उनका मवाजना उनके साथ कर सकती हैं। उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर की जाती है और वो PI में नहीं होती, बिकॉज ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि PI एक इंटरनेशनल एयरलाइन है और PI बिल्कुल है। इंटरनेशनल जी। स्टैंडर्ड्स में फॉलो करती है जी। और अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे सेफ्टी के स्टैंडर्ड तो आपके ऊपर परमिशन नहीं मिलती आपको फ्लाई करने की। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज साहब, स्पोक पर्सन PIA के हमारे साथ मौजूद थे। आगा साहब, मेरे पास चूंकि टाइम अब कम है, आप लोगों को 20 सेकंड्स हैं जो रैप अप करना है। जी हाँ, तो मैं ये कर रहा हूँ कि इसी मामले अभी पे। हाँ अभी जो बात कर रहे थे PIA के सिलसिले में, देखिए आपने खुद इसकी तस्दीक कर दी। आपने कहा कि इस दौरान 4 साल के दौरान 2 हादसे हो चुके हैं ना, और देखिए PIA का जिसमें कि मेरा ख्याल है कोई 97 लोग जो हैं शहीद हुए हैं। इसके बाद ये कि जो नए जमशेद वाले जिसमें हवेलिया का, देखिए मैं आपसे बताऊं कि PIA के अंदर लेथार्जिक बहुत है लोग, मेरा ख्याल है अपने कामों में दिलचस्पी नहीं लेते। हम लोग जाते रहते हैं, हमें कोई मुझे मुबशिर को तो 40 साल का, मुबशिर तो अभी मेरा ख्याल है मुझसे जूनियर है, हमें 40 साल का तजुर्बा है, मैं PIA को भी कवर किया है। हमें मालूम है कि यहाँ पे लोगों का क्या अंदाज़ है, किस तरीके से वो काम करते हैं। ये लेथार्जिक लोग हैं। आप मुझे बताइए, यही PIA ने जनाब एमिरेट्स चला के बताई, सिंगापुर की एयरलाइन को चला के बताई, कितने अच्छे अच्छे लोग थे पहले, है ना। अब आप जो लॉट देखें, आप देखेंगे कि आपको अफसोस होगा कि ये PIA के जो लोग हैं ये इस किस्म का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि इनका कोई कमिटमेंट नहीं है अपने ऑर्गेनाइजेशन से। भाई जहाँ PIA में मतलब जो टिकट दे, आपको मालूम है कि पॉलिटिशियंस जो है ना उनको 12-12 टिकट मिलते हैं, 16-16 टिकट मिलते हैं, फ्री घूम रहे हैं। और इस तरीके से मतलब उनकी आपस में मतलब ये कि एक सियासी गुफ्तगू भी होती है, सियासी दोस्त भी बन जाते हैं। भाई जहाँ पर के काम करने का कल्चर मफाहमत पर मबनी हो, आप समझ जाइए कि वो ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं कर ठीक है, सकता। तरक्की नहीं कर सकता। जी खालिद जावेद साहब। जी मैं आगा साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। बात यह है कि PIA में पहले के मुकाबले में दिन ब दिन जो स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, जो इसको चलाने वाले हैं, उनकी कारकर्दगी जो है वो सिफर होती जा रही है, जिसकी वजह से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी से काम करता नहीं है,
जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि हादसात होते ठीक है। हैं बल्कि PIA मुसलसल खसारे में जा रही है। ठीक है मौसमी साहब। रिदा, जो पब्लिक एंटिटीज हैं उसमें सब में यही है कि जो यूनियन बाजी हुई है और यूनियंस जो हैं वो क्या हैं कि उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज हैं ठीक है और वो पॉलिटिकल पार्टीज ने भर्तियां एक मेरिट से हट के इतनी की हुई हैं। अब उन लोगों से एक बंदे को जो है वो खाना पकाना ही नहीं आता तो आप उससे खाना कैसे पकवा सकते हैं? सही है। ठीक है एक बंदा जो है वो जो जिसको काम आता है उसको तो जो है वो जगह ही नहीं मिल रही। तो लिहाजा ये जो सारी चीजों की जो जड़ है ना, जो खराबी की, वो ये पॉलिटिकल सिस्टम में ये जो जिस तरह के लोग घुस गए हैं ना, ये है इसकी जड़। और दूसरी बात एक ये है, एक गलत MNA, एक गलत MPA, एक गलत वजीर आला, एक गलत मिनिस्टर, सारे वो गलत काम करेगा जिससे उसका जात को फायदा होता है। ठीक कितना है, मजा, personal- देखिए एक कितना अफसोस की बात है कि जनाब के जो पायलट से वो जाली डिग्रियां रखते हैं और ठीक है। जाली कितनी तहकीकात हुई हैं। जी, तो मैं ये चल। बात कर रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है जो मुबशिर भी बता रहे हैं, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। उसकी वजह ये है कि वही दोस्ती, वही मफाहमत, वही ठीक है, सियासत। तो पर्सनल ये इंटरेस्ट, पर्सनल हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की Yes, बात जो कि conflict, वज़ीर आज़म बिल्कुल। इमरान खान आने से पहले करते थे और शायद वो अब भूल गए। बहुत शुक्रिया आगा मसूद साहब, खालिद जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मुबशिर मीर साहब आपका बेहद शुक्रिया। अब तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।